everyone, welcome back to the YouTube channel and today's video face the questions में हम ये केस स्टडीज करने वाले हैं। तो इसमें मैंने एमटीपी के जो बाकी हुए क्वेश्चंस बाकी थे या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने पिकअप किया है और मैंने एमटीपी के सीरीज तीसरा चल रहा है ये मेरा। तो ये एमटीपी तीसरा चल रहा है, मतलब 2 सीरीज में से मैंने दोनों सीरीज को कवर अप करते हुए टोटल 3 वीडियोस बनाए हैं। इफ आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखा है तो देख लेना। मैंने आरटीपी को भी कवर अप किया है और आज अब एमटीपी को कवर अप करना है। आज के क्वेश्चन ज्यादा है तो ज्यादा फोकस की जरूरत है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, एंड ये केस स्टडी का लास्ट वीडियो हो सकता है, बट डोंट वरी, इफ कुछ भी केस स्टडीज आपको बाकी है और इम्पोर्टेंट है तो टेलीग्राम में मिल जाएगा या उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। तब तक आपको ये यहाँ तक कवर अप करना है, जो भी बाकी है वो जो हेल्पफुल हो सकता है वीडियो फॉर योर एग्जाम। ओके, तो बाय द वे पहला क्वेश्चन दिया है, मिस्टर जॉय है, वो 2 फ्लैट उसको मिलता है इन बिल्डिंग एंड उसको सेल करना है 101 फ्लैट, ओके, मिस्टर रॉय को। नाउ मिस्टर जॉय जो है वो ऑफर करता है कि वो सेल करेगा 101 को मिस्टर रॉय को। नाउ मिस्टर रॉय ने क्या सोचा, ठीक है, उसने 102 बोला होगा, मतलब वो सेल करना चाहेगा वही, और वो हाँ बोलता है अग्रीमेंट। तो आपको बताना है ये, तो ये जो है ये आपका फ्री कंसर्न ऑफ पार्टीज का आंसर है। तो यहाँ जो है, यहाँ फ्री कंसर्न ऑफ पार्टीज होना चाहिए, मतलब जो कंसर्न ऑफ पार्टीज जो है वो फ्री नहीं है, तो यहाँ कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कंसर्न जो है फ्री नहीं है, मतलब उसमें कोलिशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, तो यहाँ समझ जाना यहाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। तो इस केस में आपको उसको एक्सप्लेन करना है एंड कंक्लूजन क्या देने वाले हो कि ये जो है मिस्टर जॉय एंड मिस्टर रॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट, जो अग्रीमेंट बना है वो वैलिड नहीं है, तो यहाँ कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल इतना इजी है ना, बच्चे बताते हैं कि क्वेश्चन आता है, आ सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में जो कंपलसरी होता है उसमें आ सकता है, और मैंने इसे देखे आते हैं बट बच्चे उसको नहीं सॉल्व करते हैं, मीन इग्नोर करते हैं। इग्नोर मत करना, सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व, उसमें ये क्वेश्चन आता है या फिर सेकंड में आता है, आ सकता है क्योंकि आपके एमटीपी में दिया है, तो यू शुड लर्न। करण ने अग्री किया कि वो परचेज करेगा वुडन टेबल उसके स्टडी रूम के लिए फ्रॉम मिस्टर एक्स। ठीक है, नाउ टेबल जो है वो गुड कंडीशन में था जब वो एग्जामिनर किया था करण ने, वो भी परचेसिंग के पहले। उसने कोई डिफेक्ट्स फाउंड नहीं किया और उसने 20,000 पे किया टेबल। लेटर उसने देखा कि एक लेग जो है वो ब्रोकन है एंड मिस्टर एक्स ने क्या किया था, वो पेस्ट किया था वुड को। नाउ पेस्ट किया था, तो यहाँ ही आपको समझ आना चाहिए। बच्चे सवाल पूछते हैं कि कैसा पता चलेगा ये केस स्टडी का प्रोविजन ये आने वाला है। मैं आपको यहाँ ही हिंट बता रही हूँ। इसने क्या बोला, एक लेग जो है फूटा था, बट जब एग्जामिनर किया तो गुड कंडीशन दिख रहा था, बट एक्स ने क्या किया था, उसको पेस्ट किया था। ओके, उसने क्या किया, ट्राइड किया कि वो हाइड करे डिफेक्ट्स को। यहाँ समझ जाओ कि हाँ ऐसा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, तो क्या है ये, फ्रॉड। ओके, तो उन्होंने पूछा है कि करंट रिटर्न कर सकता है क्या टेबल को एंड क्लेम कर सकता है अमाउंट बैक। यस ही कैन, बट आंसर क्या लिखोगे, फ्रॉड का। फ्रॉड को एक्सप्लेन करोगे, फ्रॉड क्या होता है। ओके, चलो फ्रॉड को एक्सप्लेन करो पहले। तो फ्रॉड जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में। याद नहीं आ रहा है सेक्शन मत लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो। फ्रॉड का मतलब इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कोई भी एक्ट जो कमिटेड है बाय द पार्टी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में या फिर उसके कन्वीनियंस में या उसके एजेंट से, क्यों, विद इंटेंट टू डिसीव अ कॉन्ट्रैक्ट, okay, to deceive another party thereof his agent or induce him to enter into the contract. डेफिनेशन को याद रखना, उसको अच्छे से लिखो। इफ आपको लास्ट मोमेंट में डेफिनेशन याद नहीं आया तो कैसे लिखोगे, देखो जो सजेशंस फैक्ट है जो देता है
वो ट्रू नहीं होता है। ओके, जो बिलीव कर रहा है वो ट्रू नहीं है, तो ये फ्रॉड है। उसके बाद जो एक्टिव कंसीलमेंट है फैक्ट का, जिसके पास नॉलेज है, बिलीव है फैक्ट में, प्रॉमिस जो किया गया है विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, प्रॉमिस किया बट उसको परफॉर्म नहीं कर, या कोई भी एक्ट जो फिटेड है टू डिसीव, या कोई भी एक्ट या ओमिशन जो लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर करता है फ्रॉडुलेंट, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉड। ठीक है, उतना समझ जाना। मतलब इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट जो है वो एसेंशियल इम्पोर्टेंट है फ्रॉड में। जो भी पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है इज नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड if he honestly believes that the statement given by him is true. Okay, तो essential क्या है? The fraudulent act जो है वो committed है with intention to deceive. The fraudulent act must be committed with the knowledge of falsity without believing it's true. The fraudulent act must have communicated by the party to the contract. The party acting on the representation must suffer some losses, and fraudulent act must have actually deceived the other party. देखो, जो भी सजेशन कर रहा है, ओके, और वो बिलीव कर रहा है, ओके, जो भी पर्सन सजेशन मेकिंग सजेशन और बिलीव कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट अनट्रू है, तो उसको फ्रॉड कहते हैं। इसमें क्या होता है? टू डिसीव मतलब चीट करना अदर पार्टीज को। कैसे? आप ट्रुथ को हाइड करते हो। ओके, यहाँ इनजस्टिस पार्टी जो है वो क्या करेगी? रेप्लिकेट करेगी कॉन्ट्रैक्ट को एंड क्लेम करेगी डैमेजेस को। जहां मैंने आंसर अभी बताया ना, पर्सन मेकिंग द सजेशन, ये भी आप लिख सकते हो। इफ याद नहीं आ रहा है तो समझ आना, जो भी पर्सन सजेशन दे रहा है बिलीव वाला सजेशन, बट वो स्टेटमेंट गलत है, तो वो फ्रॉड है। ओके, वो चीट कर रहा है द पार्टी को। कैसे? ट्रुथ को हाइड करते हुए। थर्ड चीज, जो इनजस्टिस पार्टी है वो क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा कॉन्ट्रैक्ट को एंड क्लेम करेगा डैमेजेस। तो यहाँ भी समझ जाओ कि ये जो है करंट जो है वो रिस्किंग कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को एंड क्लेम कर सकता है कंपेंसेशन। समझा? फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव डन। थर्ड क्वेश्चन देखो, मुझे एमटीपी निकालना है, उसमें आपको बताऊंगी आंसर ये वाला। देखो इन्होंने क्या बोला है। ये जो ए है इसने परचेज किया 100 kg wheat फ्रॉम भास्कर एट ₹30 पर केजी। भास्कर ने कहा wheat जो है वो वेयर हाउस में है किशोर के कस्टडी एंड वेयर हाउस कीपर। ओके, किशोर ने कंफर्म किया ए को कि उसने डिलीवरी लिया है wheat फ्रॉम हिम एंड वो होल्डिंग द wheat किसके बिहाफ में? ए के बिहाफ। तो बिफोर ए पिक अप द गुड्स फ्रॉम वेलफेयर, ठीक है, ए से लेने के पहले ही, ए को लेने से पहले ही जो होल व्हीट है वो फ्लड में क्या हो गया? ओके, तो ए जो है उसको प्राइस चाहिए ऑन कॉन्ट्रैक्शन की नो डिलीवरी हैज बीन डन बाय सेलर। तो क्या ए जो है उसके पास राइट है कि वो प्राइस को बता दे, मतलब भास्कर को वो ब्लेम करना चाहता है? तो यहाँ क्या भास्कर की गलती है? नहीं। ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका मैं आपको एमटीपी सीरीज दिखा देती हूँ उसमें ये। ओके, देखो इसमें ना आपको 3 मोड ऑफ डिलीवरी को एक्सप्लेन करना है, तीनों को एक्सप्लेन करना है। तो पहला आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहाँ जो है डिलीवरी इफेक्टेड है विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोसेशन ऑफ द थिंग्स। कस्टडी में या एक्चुअल पोसेशन में है, उसमें कुछ चेंज नहीं आने के वजह से भी डिलीवरी में इफेक्ट हो रहा है। तो यही हो रहा है अपने केस में। ठीक है, ओके, कंस्टिट्यूट जो है इसको हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या फिर डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो है ये कब लेते हैं? जब पर्सन इन पोसेशन ऑफ गुड्स में है जो बिलोंगिंग टू द सेलर, जो एक्नॉलेज करता है बायर को, जो होल्ड कर रहा है गुड्स ऑन द बायर्स के बिहाफ। याद नहीं आ रहा है? जस्ट याद रखना, ऐसा पर्सन जो गुड्स को होल्ड कर रहा है किसके बिहाफ में? बायर्स के बिहाफ। याद रखना, तो ये अपने केस में हो रहा है। तो आपको यहाँ सिर्फ कंस्ट्रक्टिव को एक्सप्लेन करना है, सिंबॉलिक मत करना। जस्ट बता देना कि मोड ऑफ पेमेंट कौन से है, तो वो लिख देना। तो जैसे एक्चुअल वाला है, कंस्ट्रक्टिव है एंड सिंबॉलिक है।
ठीक है ना। इस केस में देखोगे किशोर जो है वो एक्नॉलेज करता है किसको, ए को, ठीक है, उसका नाम मैं ए बता रही हूँ, वो जो है होल्ड कर रहा है वीट किसके बिहाफ में, ए के बिहाफ, ठीक है। तो बिफोर पिकिंग द वीट फ्रॉम वेयर हाउस बाय ए, जो होल वीट है वो क्या हो गया, ये आपने, ये क्या है, ये फैक्ट है। उन्होंने 2 लाइन में एक्सप्लेन किया, आपको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करने का आना चाहिए, ओके, समरी है। तो बेसिस ऑफ प्रोविजन एंड फैक्ट, इसमें पता चलता है कि वीट का जो पोजीशन है वो ट्रांसफर्ड हो गया है, कैसे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से, ठीक है। तो वो क्लेम नहीं कर सकता है प्राइस, किससे क्लेम नहीं कर सकता है प्राइस, भास्कर से, ठीक है। अपने खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, उन्होंने सिर्फ बोला है ही इज नॉट राइट, आप लिख सकते हो कि जो ए है, ओके, व्हाटएवर द नेम, ही कैन नॉट क्लेम द प्राइस फ्रॉम द भास्कर, ओके, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये समझा आपको। चलो आगे जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो वी हैव डन टिल नाउ, कितने क्वेश्चंस हो गए अपने अभी तक, 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी हम जाने वाले चौथा क्वेश्चन, ओके। 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, मूर्ति जो है वो ट्रैवल कर रहा है मनाली में उसके वाइफ के साथ, वो भी हिमालय ट्रैवल्स के बस में। सब टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से बस में ड्राइवर ने स्टॉप किया बस को इन मिडवे इन कोल्ड नाइट। ड्राइवर जो है वो एडवाइस कर रहा है पैसेंजर को कि वो शेल्टर है नियरेस्ट होटल, ओके, जो डिस्टेंस है ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम दैट प्लेस। नाउ जो मिस्टर मूर्ति के वाइफ है उसको ठंडी लगी और उसका तबीयत बिगड़ गई, okay, to being asked to get down and she had to walk in the cold night। अभी बस में उसका बिगड़ गई थी, हालत खराब थी, तो भी उसको बताया गया कि आपको नीचे उतरना पड़ेगा और इस होटल में पहुंचना। मिस्टर मूर्ति जो है वो सूट फाइल करते, सूट किसके अगेंस्ट, हिमालय ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट, कि वो डैमेजेस है पर्सनल इनकन्वीनियंस के वजह से, होटल चार्जेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हिज वाइफ। तो एक्सप्लेन करना है कि वेदर मूर्ति को कंपेंशन मिलेगा जो उसने फाइल किया सूट अगेंस्ट। चलो ये भी आपको जानना है, तो वी हैव टू गो इन द एमटीपी सीरीज। चलो लेट्स गो। देखो सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताता है इफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन है तो जो भी पार्टी सफर कर रहा है इस बीच से वो एंटायर्ड है कि वो रिसीव करे वो पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक किया उसने, कंपेंशन को रिसीव करे जो भी लॉस उसका हुआ है एंड डैमेजेस। ओके तो वो कंपेंशन ले सकते हैं उसके जो लॉस हुआ है, डैमेजेस हो चुके हैं, ओके। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है, ओके। जिस पार्टीज को पता है कि व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट बीच होने वाला है तो ऐसे केसेस में कंपेंशन नहीं मिलेगा, ओके। चल ना इस केस में देखो मिस्टर मूर्ति जो है वो फाइल कर रहे किसके अगेंस्ट, ये उन्होंने फैक्ट बताया, तो हमें फैक्ट जानना नहीं, हमें कंक्लूजन जानना है, फैक्ट तो खुद से लिखते हैं। तो मूर्ति जो है वो क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस फॉर पर्सनल इनकन्वीनियंस एंड होटल चार्जेस, ये दो के लिए ठीक है कर सकते, बट मेडिकल ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है, उसके वाइफ के, क्योंकि ये रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस, याद नहीं आ रहा है रिमोट इनडायरेक्ट लॉस, याद रखना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चंस आने वाला ही है क्योंकि बहुत सारे ये चीज जो है डिफिकल्ट है, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है ये आंसर, आई मीन ये क्वेश्चन, ओके, बट आंसर है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको स्टार मार्क करना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, पूछते ही है। चलो आगे जाते हैं 5th वाला, ठीक है। रोहन ने इनकॉर्पोरेट किया है 1% कंपनी, जो मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी जो है वो इंडिकेट करता है उसके नाम से ब्रदर विनोद एज अ नॉमिनी ऑफ ओपीसी। हाउएवर विनोद जो है वो स्टार्ट कर रहा है न्यू बिजनेस को अब्रॉड में और उसको इंडिया को न्यू करना है परमानेंटली। ड्यू टू हिज फैक्ट विनोद जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं उसके कंसर्न ऑफ नॉमिनेशन जो किसमें बताया 1% कंपनी,
ठीक है, तो उसने 2 सवाल बोला है, उसको 2 सवाल को एक्सप्लेन करना है। क्या वो मैच्योरिटी है विनोद के लिए कि वो विड्रॉ करे उसके नॉमिनेशन सेड इन ओपीसी? क्या रोहन 7 years old सन को नॉमिनी दे सकता है इन ऐसे केसेस में? चलो जान लेते हैं। ओके, लेट्स गो टू द आंसर। ये भी एमटीपी सीरीज 1 में ही है, इसमें देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रोहन वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। यस, बी में देखो ये वाला ही है, बी वाला, यस वाला, यस इट इज स्टैट्यूटरी वाला। ठीक है, तो पहला सवाल उन्होंने जो पूछा है वो देखो, ये मैच्योरिटी है विनोद के लिए कि वो विड्रॉ करे अपने नॉमिनेशन इन सेड ओपीसी, क्योंकि वो लीव करना चाहता है इंडिया को परमानेंटली, क्योंकि वो ओनली एक नेशनल पर्सन है, मतलब इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट इन इंडिया है। ओके, और otherwise and he has stayed in India for the period 120 days से ज्यादा वो रुका है इंडिया में, इसलिए उसको चलेगा। ठीक है, since Vinod did not satisfy his conditions, so he need to withdraw his nomination। ठीक है, उसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए वो विड्रॉ करना चाहता है उसके नॉमिनेशन को। ठीक है, चलो ये हम लोग को समझाना कि यस मैच्योरिटी है विनोद के लिए कि वो विड्रॉ करे नॉमिनेशन जो सेड ओपीसी, क्योंकि वो इंडिया में परमानेंटली लीव करना चाहता है, क्योंकि नेशनल पर्सन और वो इंडिया का रेसिडेंट है, और 120 डेज से ज्यादा वो इंडिया में रह चुका है, और उसके कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए उसको विड्रॉ करना पड़ेगा नॉमिनेशन। ठीक है, सेकेंड आंसर में नहीं, रोहन जो है वो सिर्फ 17 ईयर्स का ही है, सन है, जो नॉमिनी नहीं हो सकता है ओबीसी का, क्योंकि माइनर जो है वो मेंबर नहीं हो सकता। ओके, नॉमिनी ओबीसी जो है वो फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ये याद नहीं आ रहा है नॉमिनी जो है, बट यहाँ तक याद रखना कि माइनर जो है वो मेंबर नहीं हो सकता, तो इसमें नो आएगा। ठीक है, चलो समझा, ये इजी है ना क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये करवा रही हूँ, तो उसे आता है। ये रोहन वाला आने वाला है, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है? फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला करके जा, रिवाइज करके जा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना। ओके, 6th क्वेश्चन में देखो, इन्होंने क्या पूछा है, आपको एक्सप्लेन करना है टर्म कंजीनेंट कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल भी देना है, फिर आपको रूल्स भी बताना है, ये सब करना है। आपके एमटीपी में है ये, बट मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या लिखना है इसमें। लेट्स स्टार्ट। तो कंजीनेंट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन है, कंजीनेंट कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डू, सॉरी, ओके, कंजीनेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू समथिंग। याद रखना, डू और नॉट टू डू समथिंग। इफ सम इवेंट collateral, okay, to such contract does or does not happen। बस याद रखना कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, करना है या नहीं करना है। इफ कोई इवेंट collateral होगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करेगा, हो जाएगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, एसेंशियल क्या है इसने आपको पूछा है। पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो है वो कंडीशनल होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस जो है हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है। थर्ड चीज, इवेंट जो है वो अनसर्टेन, तो फ्यूचर इवेंट जो है जहां परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, अनसर्टेन इवेंट्स के ऊपर। इफ इवेंट सर्टेन है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटीनेंट नहीं है। उसके बाद इवेंट जो है वो सेकेंडरी, दैट इज कोलैटरल होना चाहिए, कोलैटरल जो भी है सेकेंडरी वाला बोल रही मैं। तो अनसर्टेन इवेंट जो है अपॉन विच द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट, फॉर्म नहीं करना चाहिए पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल क्या दोगे, ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी को कि पे करे ₹10,000, बी का घर जो है बर्स्ट हो गया, तो ये इफ बी का हाउस बर्स्ट हो गया तो दिस इज कंटिन्यू। ठीक है,
फिर आता है काइंड्स ऑफ कंजिनेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला आता है अपॉन हैपनिंग। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कंजिनेंट अपॉन हैपनिंग, यहाँ अनसर्टन इवेंट्स हैपन होते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट कंजिनेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, यहाँ अनसर्टन इवेंट्स नहीं होता है और ये इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद आता है हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, तो यहाँ जो अनसर्टन इवेंट है वो होता है विद इन फिक्स टाइम। उसके बाद आता है नॉन हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम, यहाँ जो अनसर्टन इवेंट जो है वो नहीं होता या होता है जो इम्पॉसिबल नहीं होता है बट इम्पॉसिबल होना। कॉन्ट्रैक्ट कंजिनेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये वॉइड हो जाए। समझा? इसमें इतना ही है, आप एफटीपी को सीरीज को देख लेना, समझ आ जाएगा आंसर ज्यादा। उसके बाद आता है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या होता है इसका मतलब और इसके इफेक्ट क्या है, उन्होंने ये पूछा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं मिस्टेक करते हैं, ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो इसको अच्छे से परफेक्ट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूटेंट इम्पॉसिबिलिटी, यहाँ जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्वाइट पॉसिबल है जब वो बनाते हैं, बट सब्सिक्वेंटली कोई कोई इवेंट जो है वो होता है जो रेंड करता है परफॉर्मेंस को, जो परफॉर्मेंस जो इम्पॉसिबल है ओके, उसको हम कहते हैं क्या, सब्स्टिट्यूटेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसके जो इफेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करता है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो कौन सा, नॉन एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लक्चुएशंस। ओके ओके, ऐसे फॉलोइंग केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्कार्ड हो सकते हैं। पहला है डिस्ट्रक्चरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, दूसरा डेथ या फिर पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ प्रॉमिसर, थर्ड डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, फोर्थ चेंज ऑफ लॉ या फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, या फिर हो सकता है नॉन एक्सीडेंस या फिर नॉन ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स जो नेसेसरी है फॉर द परफॉर्मेंस। चलो हमने 7 8 कर दिया है, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में है 8 वाला। मिस्टर राज जो है वो कंपनी को फॉर्म करते हैं विद द कैपिटल ऑफ 50,000, उसने बिजनेस में सोल्ड किया अनदर कंपनी को 40,000। नाउ ये सब आप रीड करोगे ना तो ये आंसर क्या है इसका, कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में ही एक्सप्लेन कर दिया है, बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी जस्ट कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है। ओके, मैंने कंक्लूजन भी यहाँ लिखा है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर करती हूँ। अभी तक बच्चों आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, ये आपको वहां मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट तो नहीं निकाल पाओगे बट यस उसको सेव करके रख सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है चलो जान लेते हैं। ओके, ओपीसी कंपनी के बारे में भी है, कुछ चीजें मैंने अभी कवर अप किया है, आपके मॉड्यूल में चेकआउट कर लेना, वो भी थोड़ा पढ़ के जाना। जो उसका आंसर जो है वो क्लियरिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है। सो इसलिए कभी कभी आंसर आपको नहीं मिलेगा जब आप पढ़ने बैठते हो, ध्यान रखना। यस, लिफ्टिंग या फिर क्लियरिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो ये व्हील का मतलब क्या होता है, कर्टन। ठीक है, या हम इसको कॉर्पोरेट व्हील को यूज करते हैं क्योंकि हमें डिस्क्राइब करना है एक्शन ऑफ द कोर्ट जो होल्ड कर रहा है कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स को, जो पर्सनली लाइबल है फॉर द डेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है, डिसरिगार्ड करना कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को, पीछे देखना रियल पर्सन को जो कंट्रोल में है ना। ओके, तो वहां कुछ एक्सेप्शंस है, जो कोर्ट है वो डिसरिगार्ड कर सकता है, क्लियर कर सकते हैं कॉर्पोरेट व्हील ऑफ कंपनी है, होल्ड कर सकते हैं पर्सन को जो कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो लाइबल है फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है,
फिर अवॉइड कर सकते लेबर के वेलफेयर पेमेंट को, ओके। एंड कंपनी जो है वो अवॉइड कर सकते लीगल ऑब्लिगेशन इफ कंपनी इज शार्प, डिटरमिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ कंपनी हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज अ एजेंट। कंक्लूजन क्या होगा आपको ये एक्सप्लेन करना है। फिर कंक्लूजन ये होगा कि राज जो है वो एंटायर है असेट ऑफ द कंपनी, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है कंपनी का, ओके। एंड कंटेंशन है क्रेडिटर्स का, जो मिस्टर राज एंड द कंपनी आर वन एंड द सेम पर्सन। तो देखो मिस्टर राज एंड कंपनी एक ही है, सेम पर्सन है, बट रॉन्ग है, ठीक है, इज रॉन्ग, ये रॉन्ग। तो ये कंक्लूजन है, समझे आपको ना। वी हैव डन द 8 क्वेश्चन अभी तक नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैंने ज्यादातर अभी एमटीपी सीरीज 1 एंड 2 को मैंने यहाँ कवर अप किया। इफ आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ICI कोर्स लिख देना। मैंने अभी तक सीए फाउंडेशन के ही वीडियोस एंड सब कुछ डाल रही हूँ एंड नोट्स वहाँ शेयर कर रही हूँ, तो वहाँ यहाँ ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम ग्रुप में। इफ आपको लिंक चाहिए तो यू कैन मैसेज मी पर्सनली इन इंस्टाग्राम एज प्रिंसेस नायर 8, उसमें मुझे लिख देना प्लीज सेंड मी द टेलीग्राम लिंक, या जो भी आपको डाउट्स है वो डायरेक्टली लिख देना, तो मैं वहाँ आपको सॉल्व करूँगा, ओके। सो आई थिंक आपको आज समझ आया होगा एंड आई थिंक नो डाउट यू हैव टुडे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय, चलिए, ओके। तो आई थिंक आपने सर सभी एमटीपी आरटीपी सॉल्व किया है, तो जितना मैंने कवर अप किया उतना कवर अप करो, इफ यू हैव लेस डेज लेफ्ट, सो दैट्स थिंग फॉर टुडे। तो बहुत सारे बच्चे को एक सवाल आता है मैं कैसे करूं, मतलब पहले चीज ये है कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़े या केस स्टडी को भी पढ़े। तो मैं जैसे करवा रही हूँ केस स्टडी रीड करवा रही हूँ, समझा रही हूँ, और आप खुद से पढ़ के लिखो और केस स्टडीज को भी लिखो, कंक्लूजन लिखो, फिर फैक्ट लिखो, खुद से लिखने का स्टार्ट करो, तो इससे हेल्पफुल होने वाला, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।